कि बच्चा तो रोएगा ही, उसको चुप आप ही को कराना है। अगर ज़्यादा तेज चुप कराओगे तो बच्चा परमानेंट रोने लगेगा। ठीक, जीन प्रोजेक्ट इन गुजरात, ठीक है, जीनोम प्रोजेक्ट इन गुजरात किसका है? ट्राइब्स के। ट्राइब्स के जीनोम को हम कैप्चर कर रहे हैं। पहला है हमारे भारत का, हथौड़ा भी तब चलता है जो रिकॉर्डिंग हो रही है। अब ये नॉइज कैंसिलेशन में कहां डालोगे? ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट इन गुजरात एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है जो ब्लेंड करता है कट एज साइंस। What is this? Gujarat has become India's first state to launch a tribal genome sequencing project, creation of references genome database for tribal population in Gujarat. 2025-26 में स्टेट बजट इसके लिए इंप्लीमेंट हुआ है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर इसके लिए काम कर रहा है। की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? Sequence genomes of 1200 tribal individuals across 17 districts. Detect genetic disorder like sickle cell anemia, इसके बाद थैलासेमिया, हेरिडिटरी कैंसर। ये सब जो होता है बीमारियां ट्राइब्स में कैसे हैं, क्यों आ रही हैं, इसके लिए जीन का हम पूरी रिसर्च करके रखेंगे। नेचुरल इम्यूनिटी मेकर्स देखेंगे, उनके क्या इनेबल करेंगे पर्सनलाइज हेल्थ केयर। सैंपल इंक्लूड करेंगे ब्लड एंड जेनेटिक ट्रियॉन्स, पेरेंट एंड चाइल्ड, ताकि हेरिडिटरी ट्रेट्स को देखें। फोकस करेंगे हेल्दी एडल्ट्स पे जो 18 साल से ऊपर होंगे और जिनमें कोई भी ब्लड का डिसऑर्डर नहीं होगा, वरना जीन को तो मिलेगा नहीं। अगर अभी रिसेंट बीमारियां जोड़ लेंगे तो हमारा बैक रिकॉर्ड तो नहीं मिलेगा। टारगेट 50% वुमेन रिप्रेजेंटेशन, 50 लड़के 50 लड़कियां ली जाएंगी। 20 ट्राइबल ग्रुप्स लिए जाएंगे जिसमें बामचा, इसके बाद गारासिया भील, ढोली भील, इसके बाद चौधरी, ढाका, टाडवी, वल्लई, दुल्ला, गढ़विनी, गोंड, कंडोली, कुनका, कनबी, नायका, उसके बाद परधी, उसके बाद पटेलिया, रथवा, वर्ली एंड कोटवालिया आएंगे। सिधी कम्युनिटी विद अफ्रीकन एंसेस्ट्री अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट एंड सुरेंद्र नगर में रहती है, इनको भी देखा जाएगा। ब्रिज करेगा गैप साइंस और ट्रेडिशन का, टैकल करेगा हेल्थ इनइक्विटीज जो ट्राइबल पॉपुलेशन में, बिल्ड करेगा रेफरेंशियल जीनोम डेटाबेस के। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन में क्या होगा, एडवांस फैसिलिटीज दी जाएगी, सैंपल कलेक्शन की, सीक्वेंसिंग की, डेटा इंटरप्रिटेशन की। सपोर्ट किया जाएगा लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को, ठीक है, फॉर अवेयरनेस एंड द कंसेंट। ट्राइबल डेवलपमेंट किया जाएगा मिनिस्टर कुबेर, धिनोर एंड द गुंजवारी हेल्पाती द्वारा। इसके बाद आएगा मौलाना आजाद फेलोशिप। मौलाना आजाद फेलोशिप में क्या हुआ है बेटा, मौलाना आजाद फेलोशिप में जो है इसको बोलते हैं MANF। ये जो रिसर्च करते हैं उनको फेलोशिप दी जाती है इसके तहत, और इसको इस टाइम पे कई लोगों को भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पर 5 ईयर फेलोशिप स्कीम 2009 में लॉन्च की गई थी। सपोर्ट कर रहे थे MPhil और PhD स्कॉलर को माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के। इसमें कौन कौन जुड़ता है, इसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी जुड़ते हैं। मस्ट क्लियर नीट, फैमिली इनकम 6 लाख से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। जूनियर रिसर्च के लिए 2 साल के लिए मंथली 37,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक। इसमें सीनियर रिसर्च सबके लिए नेक्स्ट 33 ईयर्स के लिए 42,000 रुपए दिए जाएंगे। हाउस रेंट अलाउंसेस और बाकी चीजें अलग से दी जाएंगी, ठीक है। पेंडिंग पेमेंट 7 महीने से पेमेंट नहीं दी गई है 2025 से अभी। 14 से स्कॉलर इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। किरण रिजिजू ने कहा है कि इसमें जो भी लिंकेजेस हैं उनको तुरंत खत्म करें और इसको तुरंत रिलीज करें। ट्रांजैक्शन नोडल एजेंसी UGC है, नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ मिलती है। आधार लिंकेज, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, CBI इन्वेस्टिगेशन इनटू फ्रॉड एलिगेशन, इन सब के चक्कर में नहीं हुआ है। 4.9% रिडक्शन हुआ है इस फंड में 2025-26 में। स्कॉलर रिएक्शन, रिलीफ दिस इज नॉट अ फेवर, इट इज आवर राइट, ठीक है। स्कॉलर कहते हैं फेवर नहीं, हमारा अधिकार है ताकि हम रिसर्च कर पाए। कॉन्टिन्यू डिमांड, टाइमली मंथली डिसबर्समेंट होना चाहिए, ठीक है। ये जब तक नहीं होगा दिक्कत होगी। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो ये चीजें जब नहीं होंगी तब तक हमें प्रॉब्लम होगी। नोडल मिनिस्ट्रीज की कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके बाद अगला आता है जैमी सेल आइसोलेट, ठीक है। आइसोलेट सेल्स क्या होती हैं, तो जैमिस ली सेल्स क्या होती है, फॉर्मली VX88 था, स्टेम सेल डिराइव था, है ना। इसे आइसोलेट सेल थेरेपी बोलते थे। ये वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल में यूज किया गया। लैब ग्रॉन एक पैंक्रेटिक आइसोलेट सेल थी जिसको हाइपोटेटिक पोर्टल वेन्स में डाला गया।
ये क्या करती है, इंसुलिन को रिस्टोर करती है आपकी बॉडी में। अगर इनको आप डालते हो, ठीक है, पैंक्रेटिक आइसल्ट सेल्स को अगर पैंक्रियास में डाल देते हो तो क्या करेगी, इंसुलिन को बढ़ा देगी। अब इंसुलिन क्यों चाहिए इसको आप समझ लीजिए। हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी से क्या होता है, देखो हमारी बॉडी को आपने शुगर दी तो शुगर कहाँ गई, पेट से ब्लड में गई, ब्लड में गई तो ब्रेन ने कहा कि भाई ब्लड में अगर ज्यादा देर रहेगी तो क्या करेगा, क्या होगा, ब्लड में ज्यादा देर रहेगी, नसों में जाएगी तो नस क्या होंगी, टाइट हो जाएंगी, नस टाइट होंगी तो हाइपरटेंशन होगा जिससे हाई बीपी होगी। तो इसने कहा कि जो मसल्स हैं हमारी बॉडी में, जो सेल्स हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर ले, सेल्स हमारी एब्जॉर्ब कर ले। हमारी बॉडी में 6 बिलियन से ऊपर सेल्स होते हैं। अगर 2 किलो भी चीनी थोड़ी थोड़ी सब लेंगी तो मैनेज हो जाएंगे। बट सेल के पास जब ये जाती है तो सेल इनको अलाउ नहीं करती। अब सेल कब अलाउ करेगी, सेल तब अलाउ करेगी जब इंसुलिन बनेगी। हमारी बॉडी में अगर ज्यादा शुगर जाती है तो पैनक्रियास की कैपेबिलिटीज ऑफ मेकिंग इंसुलिन डाउनग्रेड हो जाती है, वो इंसुलिन बनाना ऑलमोस्ट बंद कर देती है। तब ये इंजेक्शन काम करेगा इसको इंसुलिन दोबारा बनवाने के लिए, ताकि जो हमारी सेल्स हैं वो क्या करें, शुगर को एब्जॉर्ब करें। बट जब इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो ग्रोथ हार्मोन भी ज्यादा बनेंगे। ये ग्रोथ हार्मोन काम क्या करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में अगर कोई ट्यूमर होगा, हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा तो उसको भी ग्रोथ दे देंगे। तो ये सारे चैलेंजेस हमेशा चलते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन भी लोगों को मारता है, उससे भी कैंसर होता है। प्रॉब्लम ये है, जैसे जिम में जाता हूँ, किसी ने कहा कि आप इंसुलिन ले लीजिए, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स ले लीजिए, तो वो कायदे से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स कोई नहीं होते। इंसुलिन का इंजेक्शन एक्स्ट्रा लगा तो पैनक्रियाज अपने आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ा देगी, मैं मसल मारूंगा, मेरी मसल बढ़ जाएगी। बट इससे लॉस क्या होगा, इससे लॉस ये होगा कि फ्यूचर में अगर मैं इंसुलिन का इंजेक्शन छोड़ूंगा तो मेरा पैनक्रियास नेचुरल वे में इंसुलिन बनाना बंद कर देगा और मैं डायबिटिक हो जाऊंगा। 90% मसल बिल्डर जिम गोअर्स अपने पेट में इंसुलिन रोज लेते हैं विदाउट ईटिंग शुगर। तो क्या करता है, फैट शुगर डिपॉजिट आपके सेल्स में करता है तो आपकी मसल बिल्ड होती है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपकी मसल बिल्ड करता है, बट अगर मेरे को सिस्ट है 5-6 जगह, उनको भी बढ़ा देगा। तो कोई भी चीज खतरनाक तो होती है। ये क्या कर रहा है, ये भी सेम काम कर रहा है। फेज 1 फेज 2 का ट्रायल इसमें चल रहा है अभी भी, ठीक है। इसमें क्या चल रहा है, फेज 1 फेज 2 के ट्रायल चल रहे हैं। सिंगल इन्फ्यूजन होगा इसका और लोकेशन होगी लीवर। लीवर की हेपेटिटिक पोर्टल वेन होगी जिसके थ्रू इसको इंसर्ट किया जाएगा। सी पेप्टाइड लेवल होगा, इंसुलिन प्रोडक्शन होगा, हर 90 दिन तक ये चलेगा। HbA1c लेवल ड्रॉप हो जाएगा 7% विद इन 4 मंथ्स। 10 आउट ऑफ 12 पार्टिसिपेंट्स जो है उनको इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा 365 दिन, मतलब इंजेक्शन लेने के बाद 365 दिन तक आप बच सकते हैं। इसके बाद इम्यूनो सप्रेसिव साइड इफेक्ट हैं, न्यूरोपैथोनिया एंड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। डेथ 2 लोगों की हुई पर डायरेक्टली इससे लिंक्ड नहीं थी, कोई अदर डिजीज थी। एथिकल कंसर्न, एम्ब्रॉइक स्टेम सेल्स जो होती है उसका यूज किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, इंडिया लैक रिकॉर्डिंग चैम्बर्स एंड ट्रांसप्लांट लैब्स। हमारे यहाँ ना रिकॉर्डिंग चैम्बर्स है ना ट्रांसप्लांटेशन लैब। अब 2.2 मिलियन इंडियन चिल्ड्रंस हैं जिनको है ना क्या है डायबिटीज T1D है, और एसएस बैरियर्स क्या हैं, CGMs इंसुलिन पंप्स एंड द एंडोक्राइनोलॉजी की केयर नहीं मिलती। पॉलिसी नो स्टेम सेल थेरेपी आज भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत है कि स्टेम सेल थेरेपी हमारी कंट्री में दी है। स्टेम सेल प्रिजर्वेशन के बाद भी हम स्टेम सेल थेरेपी को अभी तक रेगुलेट नहीं कर पाए, ये प्रॉब्लम। इसके बाद आती है मंकी पजल बटरफ्लाई। तो मंकी पजल बटरफ्लाई क्या होती है, साइंटिफिक नेम है रिथिंडा आमरो, फैमिली है लाइकेनाइड ब्लूज, अपीयरेंस है कॉपरी ब्राउन अपर साइड, डिस्टिंक्ट ट्रेल्ड है हिंड विंग्स, और अपसाइड फीचर्स है मंकी फेस पैटर्न। इसका चेहरा जो है कैसा है, बंदर जैसा, ठीक। इसके बाद मतलब चेहरा मतलब मुंह नहीं, विंग्स जो हैं, जो वेदर है उनका चेहरा मंकी जैसा।
लोकेशन पीच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। फर्स्ट कंसर्न्ड साइटिंग इन सेंट्रल इंडिया एड्स बटरफ्लाई डाइवर्सिटी, 1000 से ऊपर स्पीसीज यहाँ पे पाई गई। इकोलॉजिकल वैल्यूज बढ़ाती है, हैबिटेट बिहेवियर बढ़ाती है। फाउंड नियर सेमी मॉइस्ट वेजिटेशन एंड द वुडलैंड एज, प्रेफर सनलिट पैंचेस फॉर द बास्किंग, नेक्टर एंड द लार्वल होस्ट प्लांट। कंजर्वेशन एफर्ट्स, फॉरेस्ट गार्ड ट्रेंड मार्को। फोटोग्राफी डॉक्यूमेंट करती है बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल टाइगर डे था। बटरफ्लाई मशरूम स्पीसीज भी इस बुक लिस्ट में गई हैं। इनहैंस कम्युनिटी है इको टूरिज्म पोटेंशियलिटी के लिए। इसके बाद आता है मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम के लोग जो हैं वो आज क्या कर रहे हैं बेटा, आज एक नया देश मांग रहे हैं। ठीक है, एक नया स्टेट हमारे कंट्री के अंदर मांग बढ़ी है, तो मानगढ़ प्रोटेस्ट हमें इसी चक्कर में पढ़ना पड़ेगा। मानगढ़ धाम है क्या, ये इसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं। लोकेशन क्या है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर है ये। नवंबर 17/2/1913 में 1500 भील ट्राइबल को अंग्रेजों ने मार दिया था। ठीक है। इसके जो लीडर थे गोविंद गुरु थे। प्रोटेस्ट किया था इन्होंने क्या, बाउंडेड लेबर का, हैवी एग्रीकल्चर टैक्सेस का और प्रिंसली स्टेट के ऑपरेशन। इसको आदिवासी का जलियांवाला मास्केयर बोला जाता है। ट्राइबल रेजिस्टेंस था कॉलोनियल रूल का। गोविंद गुरु मूवमेंट ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की थी धुनी, सैक्रेड फायर्स, जो ट्राइबल का राइट था। पीएम मोदी विजिट करते हैं 2022 में, रीग्नेट करते हैं मानगढ़ डैम को नेशनल मॉन्यूमेंट। भील प्रदेश जो है इसकी रीसेंट डिमांड फिर से स्टार्ट हो जाती है राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात में, ताकि एक सेपरेट भील का स्टेट दिया जाए, भील जनजाति को एक अलग राज्य दिया जाए। सीन एज द सिंबॉलिक ऑफ द ट्राइबल यूनिटी। इसमें अब क्या है, फिर से ट्राइबल यूनिटी एक साथ सिंबॉलिक होती जा रही है भील प्रदेश मांगने के लिए। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ में रहता है। घूमर डांस इनका है, पिथौरा पेंटिंग इनकी है और आर्चरी स्किल है, धनुष पुरुष आज भी नहीं बोला जाता है। तो आपसे पिथौरा आर्ट भी पूछी जा सकती है, घूमर डांस भी पूछा जा सकता है। ये इनकी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो इनके बारे में बताती हैं। ठीक। इसके बाद आता है सिम्बेक्स एक्सरसाइज, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, 1994 से स्टार्ट हुई थी। पहले इसको बोलते थे लॉइन किंग। इंडिया नेवी एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर इसको करती है। फोकस एरिया होता है नेवल इंटरपोरेबिलिटी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मैरीटाइम सिक्योरिटी, रिसर्च एंड रेस्क्यू, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। एडिशन 32वां है। सिंगापुर लोकेशन थी, जुलाई में हुआ था। इंडियन फ्लीट में आईएनएस दिल्ली, आईएनएस सतपुत्रा, आईएनएस किल्टान और आईएनएस शक्ति गई थी। कमांडर रियर एडमिरल सुशील मेनन ईस्टर्न फ्लीट में गए थे। वन ऑफ द इंडियाज लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड नेवल एक्सरसाइज है। इंडियाज एक्ट इनटू ईस्ट पॉलिसी और सागर विजन को दिखाता है। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ ऑफ ऑल इन इंडियन रीजन। ठीक है, ऑल इन द रीजन। इसके बाद इनहेंस रीजनल मैरीटाइम कॉर्पोरेशन है, काउंटर पायरेसी है। सेलिब्रेट 60 ईयर्स हो गए इंडिया और इनके रिलेशंस के। अब हम बात करेंगे थ्री पेरेंट बेबी या IVF की। थ्री पेरेंट बेबी साइंस टेक का एक कॉन्सेप्ट है, मैं साइंस टेक पे भी आपको पढ़ाऊंगा। मान लीजिए आप और आप दोनों तो मेल हो, मान लो कि आप और एक फीमेल, ठीक है, आप दोनों एक संतानोत्पत्ति कर रहे हो, पर आपकी वाइफ को एक ऐसी डिजीज है जिसके चक्कर में जब भी उससे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, एक मदर का हेल्दी माइक्रोकॉन्ड्रिया लेंगे। बहुत ध्यान से समझना, संतानोत्पत्ति के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है मात्र। भैया थोड़ा बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक, इसके अंदर ये पाया जाता है जिसमें एक्स होता है, ये स्पर्म आता है, इसमें भी एक्स होता है, तो यहाँ क्या हो जाता है, तो एक्स हो जाता है। ये दूसरी मदर है, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये फॉल्टी है, तो इसको उठा के इसकी मदर का ये हटा के इसमें डाल देंगे और इस एग को इस मदर में ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो हेल्दी मदर का माइक्रोकॉन्ड्रिया आ गया। जो इनर कोर है वो उन्हीं मदर फादर का है। तो डीएनए मदर फादर क्या है, बट जो हेल्दी डीएनए के ट्रेस चाहिए तो वो इसके आ गए। कुछ इस तरीके का काम होता है इन शॉर्ट। वन ऑफ द इंडियाज scientists in UK helped 8 babies to be born healthy even though their moms had dangerous genes that could cause serious disease. 8 बच्चे पैदा हुए जिनकी मम्मियों को खतरनाक बीमारी थी। They use a special method called 3-person IVF, means baby's DNA came from mom, main DNA, dad, main DNA, another donor
हु गिव हेल्दी पार्ट्स ऑफ हर एग। ये क्या करता है, एग का हेल्दी पार्ट देता है ताकि बैड जीन्स उससे पास कर जाए। तो एक मदर की चीजों को लिया जाता है पर उसके ट्रेट नहीं लिए जाते। Some women have problem in the part of their cells called mitochondria. Battery that powers your body. If those are faulty, the babies could get disease, affect their brains, heart and muscles. तो mitochondria किसका लेंगे? Healthy mother का ले लेंगे। So what did scientists do? The nucleus, main DNA from the mom's fertilized egg. मम्मी के fertilized egg का main अंडा ले लिया। Then put into the donor's egg. Healthy mitochondria में डाल दिया। Result a baby with mom's and dad DNA. बट हेल्दी माइक्रोकॉन्ड्रिया फ्रॉम सा डोनर। मम्मी पापा का डीएनए तो ले लिया पर माइक्रोकॉन्ड्रिया किसका लिया, किसी और मम्मी का। ठीक, आउटकम 8 बेबीज वर बोर्न हेल्दी एंड आर ग्रोइंग नॉर्मली। इट इज अ बिग विन फॉर द साइंटिस्ट फैमिलीज हु feared passing the genetic disease. Baby's DNA come from nucleus DNA, mother father, a mitochondrial DNA of female donor. Technically the child has genetic material from 3 people, but a donor contributes is tiny, just 37 genes out of 20,000 plus. 20,000 से ऊपर जीन्स में डोनर कितने देते हैं, 37 जीन देती है। These genes don't affect traits, इसमें ना अपीयरेंस ना पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं बदलती, बस जो एनर्जी प्रोडक्शन सेल्स हैं वो बदल जाते हैं, जिससे जो पेरेंट होते हैं वो बच्चे को हेल्दी रूप से पैदा कर सके। The donor does not pass traits. Mitochondrial DNA is like replacing faulty battery. जैसे आपके रिमोट में बैटरी काम नहीं करे तो नई बैटरी लगाते हो, सेम काम ये करता है। सो यस, ये टेक्निक 3 पेरेंट्स बेबी है, इसको इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स भी बोला जाता है, 3 पेरेंट बेबी भी बोला जाता है। तो ये सारी चीजें प्रॉपर मैनर में की जा सकती हैं और ये हमारी हेल्प प्रॉपर मैनर में करती है। यहाँ पे कोई डाउट, कोई ना डाउट? 3 पेरेंट बेबी समझ में आया? जो भी पढ़ाया आ गया? Very good.